दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों सुकून एफएम चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनदीप आपको ऐसे ही कहानियां सुनाता रहता हूं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों जो हमारे नए सब्सक्राइबर आए हैं वो प्लीज़ अपने गांव और अपने शहर का नाम हमें ज़रूर लिखकर भेजें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप लोग हमारी कहानी कहां कहां से देख रहे हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक और एक शेयर और एक कमेंट करके जरूर से जरूर जाना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कहानी। आज के एपिसोड नंबर 28 में सीक्रेट घर जमाई में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। कियारा ने जब समर को सजा देना के लिए उसको ऑफिस में बुलाया, तभी पायल भी वहां आ गई थी। समर को लेकर कियारा और पायल के बीच कंपटीशन शुरू हो गया था। जैसे तैसे समर ने उन दोनों को अलग किया, पायल को उसके घर भेज दिया और वहीं कियारा ने समर को सजा के तौर पर मोबाइल खरीदने के लिए रेडिसन मॉल में लेकर गई। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और सेल्स लेडी की मार्केटिंग से थोड़ा निराश हो गया। उसने सीधे उससे कहा, मैं एक सैमसंग का फोन खरीदना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सैमसंग का फोन अच्छा सा दिखा सकती हैं? सेल्स लेडी को एप्पल फोन बेचने पर अच्छा कमीशन मिलता था, लेकिन जब समर ने सैमसंग फोन मांगा तो उसका उत्साह भी स्वाभाविक रूप से कम हो गया। लेकिन फिर भी उसने सैमसंग के मॉडल्स के बारे में बताना शुरू किया। सर, अभी सैमसंग के एस सीरीज मॉडल और फोल्ड सीरीज अच्छा चल रहा है। मेरी माने तो आप एस सीरीज में से एक ले लीजिए। और ये कहते हुए उसने S24 अल्ट्रा और S25 अल्ट्रा समर के सामने रख दिया। समर ने गोल्डन S25 अल्ट्रा की ओर इशारा करते हुए पूछा, ये S25 अल्ट्रा की कीमत कितनी है? उस सेल्स लेडी ने हल्के से कहा, सर, S25 अल्ट्रा की कीमत सिर्फ 1,90,000 रुपए है। उसने बहुत ज्यादा कीमत मांगी। वो हर बार बहुत ज्यादा कीमत मांगती थी। कई सीनियर सिटीजन और गांव के लोग जो सेल फोन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, वो उनको अपने जाल में फंसा लेती थी। समर ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, आप थोड़ा महंगा बता रही हैं। ऑनलाइन इसकी कीमत 1,65,000 रुपए है, वो भी टाइटेनियम सिल्वर ब्लू 124 GB। और जबकि आप सिर्फ 512 GB के बारे में बता रही हैं, उसकी कीमत तो उससे भी कम है। सेल्स लेडी ने समर की आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ सिर्फ टाइम पास करने आए हो। जब तुमने आईफोन लेने से मना कर दिया, मैं तब ही समझ गई थी तुम यहाँ कुछ नहीं खरीद सकते। अब तुम इसको भी महंगा कह रही हो। मेरी मानो तो कोई ओप्पो वीवो का 10-20 हजार का मॉडल ले लो। तुम जैसे फटीचर की इतनी औकात नहीं है कि तुम आईफोन या सैमसंग खरीद सको। उसकी आंखों में तिरस्कार की चमक आ गई थी। समर ने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें लगता है कि मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा? एक काम करो, मुझे इसके फीचर्स बताओ। उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं इसको खरीदूंगा या नहीं। सेल्स लेडी ने समर को साफ साफ मना करते हुए कहा, अब जब मुझे पता चल गया है कि तुम ये फोन नहीं खरीद सकते, तो मैं तुम्हें फीचर्स बताने में अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं? चलो भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। समर ने अपने ऑफिस बैग से 10 लाख रुपए निकाले और काउंटर पर पटक दिए। उसने जोर से कहा, ये रहे पैसे, अब चुपचाप मुझे इसका फीचर्स बताओ। ये वही 10 लाख रुपए थे जो अभी अभी उन्होंने स्क्रैच टू विन टिकटों से जीते थे। उस सेल्स लेडी को ऐसा लगा कि समर ने उसके चेहरे पर थप्पड़ ही मार दिया हो, लेकिन साथ ही उसकी आंखों में लालच दिखाई देने लगा। इसलिए उसने समर की चापलूसी करते हुए कहा, सॉरी, सॉरी सर, मैंने आपको गलत समझ लिया। मैं अभी आपको सब कुछ डिटेल बताती हूँ। वो मोबाइल निकालने ही वाली थी, तभी समर ने धीरे से कहा, नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी तो मैं आपसे मांगता हूँ। अब मैं आपसे फोन खरीदना ही नहीं चाहता। मैं यहाँ से किसी दूसरे सेल्समैन से फोन ले लूंगा। आप रहने दीजिए।
और ये कहते हुए उसने अपने 10 लाख रुपए वापस उठाए और काउंटर नंबर 2 की तरफ चल दिया। यहाँ एक नाजुक और सुंदर सी युवा लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए धीरे से समर से पूछा, हेलो सर, वेलकम टू फोन जोन। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? समर मुस्कुराया और उसने उस सुंदर लड़की से पूछा, मिस ब्यूटी, मुझे सैमसंग अल्ट्रा S25 मोबाइल चाहिए। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसकी कीमत कितनी है? उस लड़की ने हकलाते हुए जवाब दिया, सर, पर इस पर फोन की कीमत 1,65,000 रुपए है। वो लड़की घबरा रही थी। आज उसका पहला दिन था और समर उसका पहला कस्टमर ही था। उसने काउंटर पर वाली सेल्स लेडी और समर के बीच की बातचीत सुन ली थी। वो जानती थी कि वो सेल्स लेडी बहुत खतरनाक थी और समर पहले उसके पास गया था। अगर वो उसको अब फोन देगी तो इस फोन के सेल्स का कमीशन उसको मिलेगा, जिससे ये सेल्स लेडी उससे गुस्सा हो जाएगी और बाद में उसको परेशान करेगी। लेकिन वो कस्टमर को भी ऐसे नहीं भगा सकती थी, इसलिए उसने घबराते हुए समर को रेट बता दिया था। वो बहुत ईमानदार थी, इसलिए उसने समर को ईमानदारी से पूरा सही रेट बताया। उसकी ईमानदारी देखकर समर भी खुश हो गया था। उसने धीरे से कहा, ये लो 2 लाख रुपए, 1,65,000 मोबाइल की कीमत, और बाकी के पैसे तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अब प्लीज हमें मोबाइल दे दीजिए, उसके फीचर्स भी समझा दीजिए। ये कहते हुए उसने 2 लाख रुपए निकालकर उस लड़की के सामने रख दिए। समर ये सब थोड़ी ऊंची आवाज में कह रहा था ताकि काउंटर एक वाली लेडी उसकी बात सुन सके। उस लड़की ने समर और कियारा को मोबाइल दिया और उसके पूरे फीचर्स भी समझा दिए। उसके बाद समर के साथ वो कियारा भी उस शॉपिंग मॉल से बाहर आ गई। समर निकलते ही कियारा से खिलखिलाकर हंसते हुए धीरे से समर ने से कहा, हाँ डियर, आप तो बहुत होशियार हैं। बिना हाथ उठाए ही आपने तो उस काउंटर वाली लेडी को चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। समर की हरकतें देखकर वो अपना गुस्सा बिल्कुल भूल गई थी और उसको अब समर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। उसकी आंखों में समर की तारीफ भर गई थी। समर गौर से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ नहीं, उस लेडी को सबक सिखाना जरूरी था। वो भोले भाले इंसानों को उल्लू बनाकर लूटती है, ऐसे ही सबको उकसाती है और लोग उसके झांसे में आकर उसकी बोली कीमत पर फोन खरीद लेते हैं। समर का मानना था कि घमंडी लोगों को किसी न किसी तरह सजा मिलनी ही चाहिए। फिर समर ने अभी खरीदे मोबाइल फोन के बारे में कियारा से मुस्कुराते हुए पूछा, हनी, इन सब बातों को छोड़ो, तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें यह फोन पसंद आया? कियारा ने फोन की तरफ देखा और उसके फीचर्स चेक करते हुए धीरे से कहा, हाँ, मुझे ये पसंद आया, ये बहुत स्मूथ है। और ये कहते हुए उसने फोन का कैमरा ऑन किया, उसे समर की ओर घुमाया और उसकी एक फोटो खींच ली। फोटो बहुत ही क्लियर थी। फोटो में समर की नाक देखी और चेहरा बहुत सुंदर लग रहा था। पतली लंबी भौहें और आंखें साफ थी। वो बेहद हैंडसम था। मोबाइल का कैमरा इतना अच्छा था कि उसने समर को बेहद गोरा बना दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा हैंडसम और बन गया था। समर को हैंडसम रूप को देखकर कियारा की आंखें भी खूबसूरती से चमक उठी। एकटक वो उसी को देखने लगी। उसको ऐसे एकटक घूरता हुआ देखकर समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसके सामने चुटकी बजाई और कहा, हनी, क्या हुआ? क्या मैं इतना हैंडसम हूं कि तुम अपनी आंखें भी नहीं झपका पा रही हो? कियारा के सुंदर चेहरे पर शर्म का स्पर्श आ गया। उसने शर्माते हुए धीरे से कहा, अपने आप में इतने बड़े मत बनो। मैं तो बस फोन के कैमरे की क्लैरिटी देखकर हैरान हो रही थी। वो यह स्वीकार नहीं करेगी कि समर की सुंदरता से वो हैरान हो गई थी। उसकी बात सुनकर समर भी धीरे से मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। तभी उसने सिर ऊपर आसमान की ओर देखा और पाया कि अंधेरा हो गया था। उसने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, हनी, 7 बज चुके हैं, चलो किसी अच्छी सी जगह पर डिनर करते हैं। वैसे भी घर पर किचन में ग्रोसरी भी नहीं है। हमें डिनर बनाने के लिए पहले सुपरमार्केट जाना पड़ेगा। कियारा ने ठंडे और सुरुचिपूर्ण तरीके से मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, ठीक है डियर, इस मॉल की 5वीं मंजिल पर फूड गार्डन है, चलो वहां चलते हैं। वहां बहुत अच्छा खाना भी मिलता है।
और ये कहते हुए वो समर को लेकर मॉल की 5वीं मंजिल की तरफ चल पड़ी। लिफ्ट में थोड़ी ही देर में वो दोनों 5वीं मंजिल पर पहुंच गई। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही समर ने मुस्कुराते हुए कियारा से पूछा, हनी, तुम क्या खाना चाहती हो? कियारा ने अपने होठ खोले और धीरे से कहा, मैं तो फ्रूट सैलेड लूंगी। वो फिट रहना चाहती थी और अपने डाइट पर कंट्रोल रखना चाहती थी। रात के खाने में जितना संभव हो सकता वो उतना ही कम खाती थी। समर ने सिर हिलाते हुए कहा, ओ तो ठीक है, मैं भी फ्रूट सैलेड ही ले लूंगा। तभी एक छोटे बालों वाली वेट्रेस तेजी से उनके पास आई और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सर मैडम, आप क्या खाना पसंद करेंगे? समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, हम फ्रूट सैलेड लेना चाहते हैं। क्या आपके यहाँ किस तरह के फ्रूट सैलेड मिलता है? समर की सुंदर मुस्कान देखकर वो छोटे बालों वाली लड़की उसको देखती रह गई। वो समर के चेहरे से अपनी नजर भी नहीं हटा पा रही थी। कियारा ने जब देखा कि लड़की समर को देखे ही जा रही है, तो वो धीरे से खांसी और अपनी असंतुष्टि व्यक्त कर दी। उसकी खांसी सुनकर वो लड़की भी होश में आई और उसका सुंदर सा चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो समर की सुंदर मुस्कान में इतनी मोहित हो गई थी, उसको ये भी होश नहीं रहा कि वो अपनी ड्यूटी पर है। छोटे बालों वाली लड़की ने अपनी शर्म को बनाए रखा और उसने रेस्टोरेंट में मिलने वाले सैलड के नाम फुसफुसाए, सर, हमारे पास विटामिन सी फलों का सैलेड, पोटैटो सैलेड, मेडिटेरेनियन सैलेड भी है। समर ने धीरे से मुस्कुराते हुए छोटे बालों वाली लड़की की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, हमारे लिए विटामिन सी फलों के सैलेड की 2 सर्विंग और 2 नींबू पानी के गिलास ले आओ। उस खूबसूरत मुस्कान से फिर उस छोटे वाले लड़की की उस पर मोहित कर लिया। कियारा ने समर से ठंडे स्वर में कहा, डियर, ऐसे मुस्कुराना बंद करो। देख नहीं रही है कि वो आपको कैसे घूर रही है? समर ने अपनी आंखें घुमाई और विरोध करते हुए कहा, क्यों नहीं? क्यों नहीं मुस्कुरा सकता? अगर मैं मुस्कुराऊंगा नहीं तो लोग मुझे बिना बात के अकड़ू समझेंगे। कियारा ने फिर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए धीरे से कहा, मैंने कहा ना, आपको मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, तो आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? आप नहीं मुस्कुरा सकते। लोग कुछ भी समझे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समर ने अपना मुंह फुलाते हुए धीरे से कहा, हम्म ये तो तानाशाही है। तुम एक तानाशाही हो। कियारा ने समर को घूरते हुए नाराजगी भरी आवाज में कहा, तो फिर ठीक है, मैं तानाशाह हूं। अब आप कुछ भी बोलो तो मुझसे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा ना कि आप नहीं मुस्कुरा सकते तो नहीं मुस्कुरा सकते। इसमें आपको समस्या है क्या कोई? समर ने धीरे से अपना सिर नीचे झुकाया और धीरे से कहा, नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है। तुमने मुझे मुस्कुराने से मना किया, इसलिए मैं नहीं मुस्कुराऊंगा। ओके। और ये कहते हुए वो चुपचाप बैठ गया और मानो वो उसका पुतला हो। समर एक गंभीर रूप से देखकर कियारा हंस पड़ी। उसकी मुस्कान पिघले हुए बर्फ की पहाड़ की तरह थी, जिसमें फूल खिले हुए थे और वो बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसकी इस मुस्कान से पूरा रेस्टोरेंट चमक उठा था। समर ने उसकी मुस्कान की तारीफ करते हुए कहा, हनी, एक बात बताऊं, जब तुम मुस्कुराती हो ना, बहुत सुंदर और आकर्षक लगती हो। बाय गॉड, सच में। कियारा ने समर को घूरते हुए कहा, कुछ भी बकवास मत किया करो ऐसे। कियारा की डांट सुनकर समर ने अपना मुंह फुला लिया और अपनी बाहों को सीने से आगे बढ़ाते हुए कहा, हनी, तुम तो वाकई में तानाशाह हो। तुम मुझे न तो मुस्कुराने दे रही हो, न ही कुछ बोलने दे रही हो। इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही डालो। समर ने अपनी आंखें घुमाई और ऐसा दिखावा किया कि वो बहुत ज्यादा जैसे दुखी हो गया हो। वहीं उनसे दूर एक बैठे एक फॉर्मल शूट वाले युवक ने जब कियारा को ये प्यारी सी मुस्कान के देखा, तो अपनी सुध-बुध खो बैठा। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, वाह, क्या सुंदर लड़की है। ये तो मेरे साथ होने चाहिए। ये इस लड़के के साथ क्यों बैठी है? वो लड़का कियारा को देखकर बहुत उत्साहित हो रहा था। वो जल्द से कियारा के पास आया, एक सज्जन व्यक्ति की तरह पेश आते हुए अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, हेलो ब्यूटी, कैसी हैं आप? आप बहुत खूबसूरत हैं।
कियारा ने सूट पहने हुए युवक की तरफ देखा और ना में अपना हाथ हिलाते हुए कहा, मुझे आपसे बात करने में कोई रुचि नहीं है, आप चले जाइए। और ये कहते हुए उसने हाथ मिलाने से भी मना कर दिया। कियारा के ठंडे भाव को देखकर उस लड़के के चेहरे के भाव भी बदल गए, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने अपने हाथ फिर से आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस ब्यूटी, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, ऐसे बिना सोचे समझे इनकार मत करो। कियारा ने इस बार उसकी तरफ देखा भी नहीं। उसने सीधे उसको इग्नोर करते हुए कहा, मैंने कहा है कि मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कियारा के हिसाब से उसके सामने वाला लड़का सड़क किनारे उगने वाली घास से अलग नहीं था, सिवाय इसके कि वो उससे ज्यादा परेशान कर रहा था। हालांकि वो युवक बहुत स्पष्ट रूप से उसने हार भी नहीं मानी। वो अभी भी कियारा से बात करना चाहता था। उसके हिसाब से लड़की जितनी गुस्सेल होती है, वो उतनी ही अट्रैक्टिव भी होती है। उससे युवक ने आत्ममुग्ध होते हुए कहा, मिस ब्यूटी, मुझे लगता है कि शायद तुम अभी भी मुझे जानती नहीं हो। चलो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विक्रांत है और इस मॉल के मालिक रुस्तम डांगी मेरे चाचा है। रुस्तम डांगी शहर के अमीर लोगों में से एक था और रेडिसन मॉल का मालिक था। विक्रांत खुद भी इस मॉल का मैनेजर था, जो खुद भी एक बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा था, जो रोज ऐसे ही रेस्टोरेंट में आने वाले खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। उसकी अमीरी देखकर लड़कियां उसकी बाहों में भागकर चली जाती और कुछ तो होटल तक भी चली जाती। आजकल की लड़कियां लड़कों के दिल की बजाय उनका रुतबा देखती थी। वहीं रेस्टोरेंट में बैठे लोगों ने जब देखा कि आज विक्रांत कियारा को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है, तो आपस में इस बारे में चर्चा करने लगे। उनमें से एक लड़के ने अपने पास से खड़े लड़के से कहा, अरे भाई, भाई वो देखो, ये मैनेजर विक्रांत आज उस खूबसूरत सी लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है। क्या लगता है तुम्हें, वो उसके जाल में फंसेगी या नहीं? उस साथ वाले लड़के ने कहा, अरे फंसेगी क्यों नहीं, बिल्कुल फंसेगी। मैनेजर विक्रांत बहुत अमीर है भाई, और लड़कियों को पैसे से प्यार होता है। देखना, उसके पैसे के बारे में जानकर 1 मिनट में वो उसकी बाहों में चली जाएगी। तभी पहले वाले लड़के ने हाँ में भी सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ भाई, तुम सही ही कह रहे हो। मैनेजर विक्रांत जिस भी लड़के को अप्रोच करता है, वो उन सभी को पा ही लेता है। ये लड़के भी उसके पैसे के चक्कर में आखिर फंस ही जाएगी, देख लेना तुम। ऐसे ही रेस्टोरेंट के सभी कर्मचारी भी आपस में उनके बारे में चर्चा करने लगे थे। वो मॉल में काम करते थे और स्वाभाविक रूप से मैनेजर विक्रांत के बारे में अच्छी तरह जानते थे। वो मैनेजर विक्रांत से थोड़ा डरते भी थे, क्योंकि वो बहुत खड़ूस था। वहीं विक्रांत को ऐसे कियारा को अप्रोच करता देखकर समर के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। कियारा को परेशान होता हुआ देखकर उसको गुस्सा आने लगा और उसने विक्रांत पर गुस्से में मन ही मन सोचा, साले कमीने, मेरे सामने ही मेरी बीवी को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। समर ने विक्रांत की तरफ देखा और उसका सबके सामने उसकी बेइज्जती करते हुए बोला, मिस्टर विक्रांत, क्या तुमने आज सुबह अपने दांत ब्रश नहीं किए? उसका चेहरा ठंडे मुस्कुराहट से भर गया। अगर वो अंडरवर्ल्ड का आदमी होता, तो उसे पता होता कि जब शैडो किंग ठंडी मुस्कान दिखाता है, तो इसका मतलब साफ है कि सामने वाला आदमी बर्बाद होने ही वाला है। समर की बात सुनकर विक्रांत ने अपनी भौहें थोड़े सिकोड़ ली और कंफ्यूज होते हुए बोला, मतलब क्या है तुम्हारा? उसका चेहरा उलझन से भर गया था। उसने शुरू में तो इस फटीचर को देखा भी नहीं था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि यह फटीचर इस सुंदर सी लड़की के साथ आखिर कर क्या रहा है। समर ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और उसको डांटते हुए बोला, मेरा मतलब है कि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। मुझे लगता है कि तुमने आज सुबह अपने दांत साफ नहीं किए, इसलिए हवा को तुम प्रदूषित करना चाहते हो। प्लीज बंद कर लो अपना मुंह। उसकी बात सुनकर विक्रांत के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अबे ओ फटीचर,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की कि मेरे मुंह से बदबू आ रही है? क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम अभी भी मेरे बारे में जानते नहीं हो, मैं हूं कौन। और उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। समर ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानना भी नहीं चाहता कि तुम कौन हो। अभी बकबक करना बंद करो और तुम्हारे मुंह से इतनी बदबू आ रही है कि मेरे नाक के बाल भी जल गए। और यहां से हट जाओ, साफ हवा आने दो। समर की बेइज्जती भरी बातों को सुनकर विक्रांत की नाक टेढ़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, हवा तो फैक्ट्री के कचरे से प्रदूषित होती है, इसका मेरे दांत साफ करने ना करने से क्या लेना देना है। हालांकि वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने वास्तव में सुबह अपने दांत ब्रश नहीं किए थे। लेकिन इस फटीचर को कैसे पता चला? विक्रांत ने अहंकार से मुस्कुराते हुए समर को ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अरे ओ फटीचर, तुमने अपनी हालात भी देखी है? अपने कपड़े देखो, तुम्हारे जैसे कपड़े तो मेरा कुत्ता भी नहीं पहनता। एक बार अपनी हालात और इस सुंदर लड़की को देखो। मुझे लगता है कि तुम जैसे फटीचर इस सुंदर जैसी लड़की को खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इस जैसी लड़की की देखभाल तो मेरे जैसा कोई अमीर लड़का ही कर सकता है। और ये कहते हुए उसने अपनी कलाई को घुमाते हुए सबको अपनी चमचमाती रोलेक्स घड़ी दिखाई और उसका चेहरा अहंकार और शेरसा से भर गया। उसकी रोलेक्स घड़ी देखकर समर ने अपनी भौहें उठाई और विक्रांत को फटकार लगाते हुए कहा, ओह, तो तुम किसको ये रोलेक्स घड़ी का दिखावा कर रहे हो? हमें तुम्हारी इस रोलेक्स के कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कि तुम अच्छे दिखते हो, लेकिन तुम अपने दांत ब्रश नहीं करते। तुम्हारा मुंह से बदबू आता है। अब तुम यहाँ से चले जाओ यार, हमें खाना खाने में परेशानी हो रही है। विक्रांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटा, ये आलीशान रेस्टोरेंट है। तुम जैसा फटीचर तो यहाँ पानी का गिलास भी नहीं खरीद सकता, और तुम यहाँ खाना खाने की बात कर रहे हो। आखिर किस ढंग से ऐसी बातें कर रहे हो तुम? फिर उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, कुछ लोगों के पास तो पैसे होते नहीं, लेकिन फिर भी दिखावा करते हैं कि वो अमीर हैं। तुम जैसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। लेकिन उसका चेहरा उदास था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? क्या कहा तुमने कि मैं दिखावा कर रहा हूं? मैंने किस बात का दिखावा किया है? दिखावा तो तुम कर रहे हो कि अपनी ये चोर बाजार से खरीदी हुई रोलेक्स दिखाने का। लेकिन अफसोस, तुम मेरे सामने दिखावा करने के लायक भी नहीं हो। मैं तुम्हें भी इस तुम्हारी घड़ी के साथ खड़े खड़े खरीद सकता हूं। विक्रांत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, क्या? क्या कहा तुमने? तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है कि तुम एक कंगाल हो। तुम यहाँ फ्रूट सैलेड खाने आए हो। तुम्हारे पास उसका बिल देने के भी पैसे नहीं होंगे, और चले हो मुझे खरीदने। क्या तुमने कभी इतना महंगा सैलेड भी देखा है? जरूर ये लड़की ही तुम्हारे यहाँ खाने के लिए लेकर आई होगी। ऐसे महंगे खाने को तो सिर्फ और मेरे जैसे अमीर लोग खाते हैं, तुम जैसे गरीब नहीं। मैं तुम जैसे गरीबों लोगों को वास्तव में नफरत करता हूँ, जो लोग केवल शेख ही भगाना चाहते हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इस फ्रूट सैलेड में कौन कौन सा फल पड़ता है, लेकिन मुझे तो ये बनाना भी आता है। यह बहुत ही तुच्छ व्यक्ति था, जो छोटी छोटी बातों पर बदला लेना पसंद करता था। उसकी बात सुनकर समर का चेहरा भी गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में ठंडक की चमक थी। वो विक्रांत को बेरहमी से सजा देने वाला था। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ पूछा, विक्रांत, तुमने कहा था कि तुम फ्रूट सैलेड बनाना जानते हो? विक्रांत ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और गर्व से कहा, हाँ बेशक। मैं एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम करता था और वहां का फ्रूट सैलेड सबसे बढ़िया मिलता था। मैंने वहां से ही इसे बनाना सीखा था। उसके चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। विक्रांत के घमंडी चेहरे को देखकर समर ने उसे एक जोरदार किक मारने का फैसला किया। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, इतनी आसान सजा इसे नहीं मिलनी चाहिए। मैं फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल करके इसका अपमान करूंगा, जिससे इसकी इज्जत ही नहीं रहेगी, और ये किसी से नजर मिलाने के काबिल भी नहीं रहेगा। अपने आप ही मर जाएगा। समर ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हें बताना भूल गया, असल में मैं फ्रूट सैलेड भी बना सकता हूँ। यहाँ तक कि मुझे तो इंग्लैंड की रानी ने भी कहा था कि मैं खाना बहुत स्वादिष्ट बनाता हूँ। विक्रांत ने अपना सिर हिलाया और हैरान होते हुए मन ही मन सोचा,
क्या? क्या तुम फ्रूट सैलेड बना सकते हो? और इंग्लैंड की रानी ने कहा कि बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। उफ, यार ये आदमी कितना दिखावा करता है। इसके हाव भाव से तो पता भी नहीं चल रहा। और उसका चेहरा और घृणा से भर गया। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी समर को घृणा भरी नजरों से देख रहे थे। उन्हें लगा कि वो पूरी तरह से बकवास कर रहा है। उसकी बात सुनकर कियारा का सुंदर सा चेहरा भी लाल हो गया था। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, डियर, इतनी भी शेखी मत पकारो, ठीक है। उसकी आवाज भी इतनी धीमी थी कि समर के अलावा कोई भी नहीं सुन सकता था। उसने अपनी चांदी जैसे सफेद दांतों को काटा और उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। ये देखकर कि आसपास की भीड़ को यकीन ही नहीं हो रहा कि वो फ्रूट सैलेड बना सकता है। समर ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा, खासकर जब उसने देखा कि कियारा को भी यकीन नहीं हो रहा, तो वो थोड़ा उदास हो गया। समर ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, तुम सबको यकीन नहीं हो रहा कि मैं फ्रूट सैलेड बना सकता हूँ। मैं आज एक बनाकर तुम्हें दिखाऊंगा। क्या तुम फिर तो यकीन कर सकते हो? समर ने इसे बनाने और उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का फैसला कर लिया। विक्रांत के चेहरे पर भी घृणा की लकीर थी। उसकी आंखें अविश्वास से भरी थी। उसने गुस्से में गुर्राते हुए कहा, क्या मजाक है? अगर तुम फ्रूट सैलेड बना सकते हो तो सूरज भी पश्चिम पे निकल जाएगा। उसे लगा कि समर ऐसे ही बकवास कर रहा है। समर ने ठंडे स्वर में मुस्कुराकर विक्रांत को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा, विक्रांत, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम शर्त लगा सकते हो। हम दोनों एक एक प्लेट फ्रूट सैलेड बनाएंगे। जो सबसे खराब प्लेट बनाएगा वो हार जाएगा, और जो हारेगा वो पूरे मॉल में बिना कपड़ों के एक चक्कर काटेगा। हिम्मत है तो शर्त लगा लो। वो विक्रांत को अपमानित करना चाहता था। उसे मॉल में नंगा दिखाना चाहता था, ताकि वो फिर से कभी भी सिर उठाकर किसी लड़की की तरफ न देख सके, किसी भी लड़की को अपना शिकार बनाने की कोशिश न कर सके। इस आदमी ने उसकी पत्नी पर लाइन मारने की कोशिश की थी, इसलिए वो उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहता था। उसकी बात सुनकर विक्रांत अवाक रह गया। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, बस खड़ा खड़ा समर को घूरे जा रहा था। समर ने जब देखा कि विक्रांत कोई जवाब नहीं दे रहा, तो उसने उसे और ज्यादा उकसाने के लिए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम फ्रूट सैलेड बना सकती हो? अगर तुम सच बोल रहे हो तो मेरे साथ शर्त क्यों नहीं लगा लेते? क्यों ही तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम हार जाओगे? मैंने तुम्हारे जैसे कायर आज तक नहीं देखे। विक्रांत ने तभी मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम कायर किसे कह रहे हो? समर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेशक तुम्हें ही तो, क्योंकि तुम ही तो अपनी बात से मुकर रहे हो, छोटे मुर्गे। विक्रांत की भौहें तन गई। उसने समर की तरफ झुकते हुए गुस्से में कहा, कमीने, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कायर कहने की? मैं भी तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कायर नहीं हूं। ठीक है, चलो शर्त लगाते हैं। जो हारेगा वो बिना कपड़ों के पूरे मॉल में भागेगा। उसने सीधे से दाव स्वीकार कर लिया। उसकी बात सुनकर आसपास के लोग भी एक्साइटेड हो गए थे। समर को देखकर उसकी निगाहें आलोचना से भर गई थी। उन्हें लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा ही सेल्फ कॉन्फिडेंट है। वो तुरंत आपस में गॉसिप करने लगे, दाव लगाने लगे कि कौन जीतेगा। एक मोटे से आदमी ने कहा, ये आदमी कौन है जो फ्रूट सैलेड बनाने से में मैनेजर विक्रांत से मुकाबला करने की हिम्मत कर रहा है? उसने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूं कि मैनेजर विक्रांत ही जीतेंगे। उसके पास खड़े लड़के ने भी उसकी बात में सहमति जताते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो भाई। मैनेजर विक्रांत ने फ्रेंच रेस्टोरेंट में काम करते थे। मैंने पहले भी उनका बनाया हुआ सैलेड ट्राई किया है, और बहुत अच्छा बनाते हैं। पहले वाले आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ, ये आदमी तो फंस गया। हो सकता है कि बाद में ही उसे बिना कपड़ों के पूरे मॉल में भागना पड़े। भाई ये बात इंटरेस्टिंग तो है। वहीं भीड़ की बातें सुनकर कियारा का ठंडा और सुंदर सा चेहरा भी थोड़ा बदल गया था। उसकी लंबी पतली पतली पलकें झपक रही थी और वो थोड़ी चिंतित हो गई थी। उसने पहले कभी समूर को फ्रूट सैलेड बनाते नहीं देखा था। उसे नहीं लगता था कि वह ऐसा कर सकता है। कियारा ने अपने लाल होठों से थोड़े से खोले और समर से फुसफुसाते हुए बोली, डियर, उससे कंपटीशन मत करो। चलो हम यहाँ से चल पड़ते हैं।
वो नहीं चाहती थी कि समर अपना यहाँ सम्मान खो दे। अगर समर हार गया तो वो उसे मॉल में बिना कपड़ों के दौड़ना पड़ेगा, और अगर उसका पति मॉल में बिना कपड़ों के दौड़ेगा तो बहुत शर्मिंदा हो जाएगी। कियारा के हाव भाव देखकर समर को पता चल गया था कि कियारा को विश्वास ही नहीं हो रहा है। उसने धीरे से कियारा से कहा, हनी, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं फ्रूट सैलेड बना सकता हूँ? कियारा ने अपने पलके झपकाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। बढ़िया फ्रूट सैलेड बनाना बहुत मुश्किल है। अब जब आपने कभी सीखा ही नहीं है तो आप उससे अच्छा सैलेड कैसे बना सकते हैं? वो 5 स्टार होटल में फ्रूट सैलेड बनाता रहा है। आप उससे कैसे जीत पाओगे? मैं नहीं चाहती कि आपको बिना कपड़ों के इस मॉल में भागना पड़े। समर ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और प्यार से थपथपाते हुए बोला, हनी, तुम निश्चिंत रहो। मुझे वाकई में बहुत अच्छा फ्रूट सैलेड बनाना आता है। ये कमीना तो मुझे 100 जन्मों में भी नहीं हरा पाएगा। कियारा ने फिर से चिंता भरी आवाज में कहा, ठीक है, मान लिया, आप बना सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जीत भी जाएंगे। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कियारा की तरफ देखा और धीरे से कहा, हनी, मैंने कहा ना कि चिंता मत करो, मैं जीत जाऊंगा। उसका चेहरा कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। तभी विक्रांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए समर से पूछा, मैं विटामिन सी किंग फ्रूट सैलेड बनाने जा रहा हूं। तुम कौन सा फ्रूट सैलेड बनाने का प्लान कर रहे हो? फ्रेंच रेस्टोरेंट में वो विटामिन सी किंग फ्रूट सैलेड सबसे अच्छा बनाता था। यह सैलेड ग्राहकों के बीच एक लोकप्रिय भी था। इसमें उच्च मात्रा में विटामिन होते थे और वो एक त्वचा को पोषण भी देते थे। समर ने भी हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ विटामिन सी किंग सैलेड बनाऊंगा, क्योंकि फिर तुम ये तो नहीं कह पाओगे ना कि दोनों अलग किस्म के सैलेड थे इसलिए तुम हार गए। ये कहते हुए वो भी सैलेड बनाने की तैयारी करने लगा। विक्रांत हंसा और जब उसने सुना कि समर उसके जैसा ही फ्रूट सैलेड बनाने जा रहा है, उसका चेहरा खुशी से भर गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे अपनी जीत पहले ही दिखाई दे रही हो। उसने हंसते हुए कहा, अब तो तुम सच में आग के कुएं में कूद रहे हो। विटामिन सी सैलेड में तो तुम कभी भी मुझसे जीत नहीं पाओगे। समर ने अपने हाथ पीछे कर लिए और किसी एक्सपर्ट की तरह अपना सिर ऊपर करते हुए बोला, कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तुम ऐसा करो कि पहले सैलेड बनाओ, उसके बाद मैं बनाऊंगा। खाना बनाने में समर को कोई नहीं हरा सकता था, चाहे वो फ्रूट सैलेड ही क्यों ना हो। विक्रांत ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं पहले बना लेता हूँ। और यह कहने के बाद उसने एक छोटे बालों वाले वेटर से जरूरी सामग्री लाने को कहा। वो सबके सामने ही सैलेड बना रहा था। या तो समर बाद में यह न कह सके कि उसने कोई धोखाधड़ी की है। विटामिन सी किंग फ्रूट सैलेड बनाने के लिए जरूरी सामग्री हनी ड्यू, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, कीवी, दही था। इसे बनाना आसान लग रहा था, लेकिन असल में यह बहुत मुश्किल काम था। फलों को अलग अलग तस्वीरों में उकेरने के लिए बहुत सावधानी से काटना पड़ता। चेरी के बीज निकालने पड़ते और नींबू को बराबर टुकड़ों में काटना पड़ता। विक्रांत ने सफेद फ्रूट चाकू उठाया और सबसे पहले सेब को छीला। फिर उसने इसे ऊपर और नीचे, बाएं दाएं चारों स्लाइड्स में काटा। प्रत्येक सेब के स्लाइड पर एक फूल का पैटर्न बना दिया। वह फूल देखने में असली और बिल्कुल सुंदर लग रहा था। सेब को तराशने के बाद उसने चेरी को बाहर निकाला और चेरी के बीज निकालने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल किया। असल में उसने नींबू के 4 टुकड़ों में काटा और वो बहुत कुशल लग रहा था। विक्रांत के कौशल से स्पष्ट था कि वो फ्रूट सैलेड बनाने में बहुत अच्छा था। फिर उसने हनी ड्यू को आधा काटने के लिए अपना आधा फ्रूट चाकू उठाया और उसने बीज निकाले और फिर छोटे टुकड़ों में उसे काट दिया। उसने अंगूरों को काटा और ड्रैगन फ्रूट से गुदा निकालने के लिए स्कूपर का इस्तेमाल किया और कुछ देर में सैलेड ड्रेसिंग भी तैयार कर दी गई। यह दिखने में सफ़ेद थी और बहुत अच्छी लग रही थी। विक्रांत ने सैलेड ड्रेसिंग को सैलेड पर डाला और कहा, मेरा विटामिन सी किंग सैलेड तैयार है, प्लीज इसे टेस्ट करके देखो। समर और विक्रांत के बीच शर्त खाने की थी और ये निर्धारित करने के लिए कि परीक्षकों को यह आवश्यकता थी कि कौन सा फल सैलेड बेहतर है। आसपास के लोग स्वाभाविक रूप से प्रशिक्षक बन गए थे।
उनका निर्णय भी सबसे निष्पक्ष होगा और आसपास के लोग फलों को सैलेड में आकर्षित हुए। ये स्वादिष्ट लग रहा था और उन सभी ने एक एक टुकड़ा उठाया और उसको टेस्ट करने लगे। तभी एक खूबसूरत सी लड़की ने कहा, ओह वाह, डिलीशियस और जूशी। ये फ्रूट सैलेड बहुत डिलीशियस है। और ये सेब तो बना हुआ फूल तो कितना सुंदर लग रहा है। वाह। तभी एक लड़के ने कहा, मैनेजर विक्रांत वास्तव में एक शेफ है। उन्होंने फ्रांस शेफ की पढ़ाई की। ये बहुत डिलीशियस है ब्रो। मुझे ये चेरी बहुत पसंद आई, बीज भी बहुत अच्छे से निकाले गए हैं। तभी एक और लड़की ने कहा, वाह यार, मुझे ये सैलेड ड्रेसिंग पसंद आई। ड्रेसिंग मीठी और खट्टी दोनों है, ये बहुत बढ़िया है। जिसने भी विक्रांत के फ्रूट सैलेड को चखा, सभी ने तारीफों के पुल बांध दिए। आसपास के लोगों की तारीफ सुनकर विक्रांत बहुत खुश हो गया। उसने समर की तरफ उत्तेजना भरी नजरों से देखा। तुम निश्चित रूप से हारने वाले हो, उसने मन ही मन सोच लिया था। कियारा ने भी विक्रांत के फ्रूट सैलेड को टेस्ट किया। उसे यह निर्धारित करने के लिए कि दोनों फ्रूट टेस्ट सैलेड को चखने की जरूरत थी कि कौन सा फ्रूट सैलेड बेहतर स्वाद वाला है। भले ही कियारा विक्रांत को नापसंद करती हो, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि विक्रांत के फ्रूट सैलेड का स्वाद बहुत ज्यादा अच्छा था। कियारा के चेहरे पर चिंता की झलक आ गई। उसने चिंता में समर को देखा और धीरे से कहा, डियर, क्या आपको यकीन है कि आप जीत जाओगे? समर ने कियारा के कंधे पर थपथपाया और कॉन्फिडेंस से कहा, हनी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मेरा फ्रूट सैलेड निश्चित रूप से उसके बनाए हुए सैलेड से ज्यादा डिलीशियस और जूशी होगा। समर भी फूड किंग था, उसके लिए बहुत आसान काम था। कियारा ने ठंडी मुस्कान दी और धीरे से कहा, वाह, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अगर तुम सैलेड बना सकते हो तो एक मेरे लिए भी बना देना। उसे यकीन हो ही गया था कि समर शेख ही भगा रहा है। फ्रूट सैलेड बनाना देखने में आसान था, लेकिन एक अच्छा तरीके से बनाने का काम था। कुछ सालों का अभ्यास भी इसमें लगना था। समर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ओह अच्छा, तुम्हें लगता है कि मुझे ये सैलेड बनाना नहीं आता? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली फ्रूट सैलेड विटामिन से किंग फ्रूट कैसा दिखता है। वो गौर से मुस्कुराया और सामग्री की ओर बढ़ गया। उसने चाकू उठाया और काम पर लग गया। उसके चाकू चलाने की स्किल्स को देखकर आसपास के लोग भी प्रभावित हो गए थे। केवल एक मास्टर शेफ ही ऐसे चाकू चला सकता था। वो अपनी उंगली पर चाकू को घुमा रहा था। चाकू की आवाज लगातार आ रही थी। समर ने जल्दी से सेब के टुकड़े काटे। एक पल में सेब 12 स्लाइस में कट गया। प्रत्येक सेब के टुकड़ों पर 2 फूल उकेरे गए। उसने जितने सेब के टुकड़े बनाए, वह विक्रांत द्वारा बनाए गए टुकड़ों से 3 गुना थे। उकोरे गए फूल भी विक्रांत द्वारा बनाए गए फूलों से 2 गुना थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि समर ने चाकू चलाने की स्किल्स के मामले में विक्रांत को पहले ही हरा दिया था। विक्रांत का चेहरा काला पड़ गया और उसने जलन से कहा, फ्रूट सैलेड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेस्ट होता है। तो क्या हुआ अगर तुम चाकू अच्छे से चला लेती हो? तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम जीत जाओगे। सबसे अच्छी बात तो टेस्ट पर जाएगी। समर ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं तुम्हें टेस्ट में भी हरा दूंगा। उसने 4 चेरी मेज पर रखी और फिर उसने एक चेरी को हल्के से थपथपाया। चेरी के बीज धीरे धीरे अलग हो गए। समर के जादुई हुनर से आसपास के लोग एक बार फिर हैरान रह गए थे। उनमें से एक ने तारीफ करते हुए कहा, अरे वाह, क्या स्किल है भाई। मेजर विक्रांत ने उस बीज निकालने के लिए टूथपिक का इस्तेमाल किया और इसने तो हाथ से ही निकाल दिया। ये चेरी बिना काटे। ये तो बहुत प्रभावशाली लग रहा है। समर ने चेरी के बीज निकालने के बाद नींबू के 12 टुकड़े कर दिए। स्ट्रॉबेरी के बीज निकाले और फिर उसने उस पर दही डाला। आखिर में समर ने हनी ड्यू, अंगूर, ड्रैगन फ्रूट, संतरा, कीवी को भी निचोड़कर जूस बना दिया। इस तरह फ्रूट ड्रेसिंग सबसे अच्छी लगती थी। उसका स्वाद भी सबसे अच्छा था। उसने सैलेड ड्रेसिंग को हल्के से फ्लो पर डाला। समर के फ्रूट सैलेड में एक सुगंधित और मीठी खुशबू थी। कियारा और आसपास के लोग खूबसूरत फ्लो के सैलेड से मंत्रमुग्ध हो गए थे। सैलेड को देखकर, उसकी खुशबू को सूंघकर उनकी आंखों में आश्चर्य की एक चमक आ गई। कियारा और आसपास के सभी लोग इस खूबसूरत फ्रूट सैलेड को आजमाने के लिए एक्साइटेड थे। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने ये फ्रूट सैलेड बना दिया है, सभी को इसे चखना चाहिए। उसने सभी को सैंपल लेने के लिए फ्रूट सैलेड पेश किया। सबसे पहले सैंपल टेस्ट करने वाली कियारा ही थी। वो उसकी पत्नी थी और स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उसने इस स्वादिष्ट सैलेड को चखा। चेरी चखने के बाद कियारा मंत्रमुग्ध हो गई और वो दंग रह गई थी क्योंकि फ्रूट सैलेड बहुत स्वादिष्ट था। कियारा ने मन ही मन सोचा, मेरे प्यारे पति देव सबसे अच्छे हैं। वो जो भी चीज बनाते हैं बहुत बढ़िया होता है। कियारा पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई थी। फिर उसने धीरे से कहा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। समर के फ्रूट सैलेड को चखने के बाद आसपास के सभी लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। कियारा की तरह वो भी लोग प्रशंसा करने लगे थे। उन्होंने समर की तरफ देखना शुरू कर दिया था। एक लड़की ने धीरे से कहा, अरे वाह, ये मैनेजर विक्रांत द्वारा बनाए गए सैलेड से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। एप्पल फ्लेवर बहुत अच्छा बना हुआ है। मैनेजर विक्रांत का फ्लोर तो इसके सामने बिल्कुल भी कचरा ही था। उसके पास खड़े एक लड़के ने भी तारीफ करते हुए कहा, हाँ हाँ, ये चेरी बहुत बढ़िया है। ये चिकनी है, इसमें एक भी बीज नहीं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रही है। तभी एक और लड़के ने कहा, भाई ये सैलेड की ड्रेसिंग सुगंधित और मीठी है। ये फलों के रस से बनाई गई है। अब तक का ये सबसे अच्छा फ्रूट सैलेड है जो मैंने आज तक चखा है। कियारा का खूबसूरत चेहरा भी मुस्कुराहट से भर गया था। उसने समर को अंगूठा दिखाया। उसके पति द्वारा बनाया गया फ्रूट सैलेड बहुत स्वादिष्ट था। यह विक्रांत द्वारा बनाए गए सैलेड से कहीं ज्यादा ऊपर की ग्रेड का था। दर्शक सबसे अच्छे टेस्टर और जज थे। सभी को लगा कि समर के फ्रूट सैलेड का स्वाद कहीं ज्यादा अच्छा था। विजेता निसंदेह समर बन गया था। विक्रांत को इस पर यकीन ही नहीं हुआ। उसने फ्रूट सैलेड का एक टुकड़ा चखने के लिए उठाया। सैलेड चखने के बाद विक्रांत भी दंग रह गया। समर ने जो फ्रूट सैलेड बनाया था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। यह फ्रूट सैलेड से भी ज्यादा अस्वादिष्ट था और यहाँ तक कि फ्रांस में भी उसका टीचर द्वारा बनाए गए सैलेड से भी ज्यादा अच्छा था। विक्रांत ने हैरान होते हुए कहा, हार गया, मैं हार गया। उसका चेहरा उदासी से भर गया था। उसे अपने बनाए गए फ्रूट सैलेड पर सबसे ज्यादा गर्व था और वो अपने बनाए गए स्वादिष्ट फ्रूट सैलेड और रुस्तम डांगी के साथ अपने रिश्ते की वजह से रेडिसन मॉल का मैनेजर बन गया था। लेकिन अब जिस फ्रूट सैलेड पर सबसे ज्यादा उसे गर्व था वो भी समर से हार गया था। समर ने अपने हाथ पीछे किए और विक्रांत से बोला, ठीक है, तो फिर तुम हार गई तो तुम्हारे कपड़े निकालकर दौड़ने का समय आ गया है। लेकिन विक्रांत ने जवाब दिया, मैं हार मानने से इनकार करता हूँ। उसके चेहरे के हाव भाव अलग थे। समर ने भी ठंडी मुस्कान के साथ उससे कहा, तुम हार मानने से इनकार कर रहे हो, लेकिन तुम पहले ही हार चुके हो। हारने वाले को हार मान लेनी चाहिए। फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि तुम हार मानने से इनकार क्यों कर रहे हो। विक्रांत ने अपनी भौहें सिकोड़ी और जोर से विरोध करते हुए बोला, फलों का सैलेड न स्वादिष्ट होना चाहिए बल्कि पौष्टिक भी होना चाहिए। मैंने फलों को छीला था लेकिन तुमने नहीं, इसलिए मैं हार नहीं मान सकता। समर ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा, बेवकूफ, तुम एक शेफ हो लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि सेब का सबसे पौष्टिक हिस्सा उसका छिलका होता है। तुम हार गए हो। हारने वाले चुपचाप अपनी हार मान लेते हैं। जाओ और अपने कपड़े निकालो और मेरे साथ अब ज्यादा बकवास मत करो। तभी समर को एक तेज आवाज सुनाई दी, सर, सर प्लीज उसको जाने दीजिए ना, इससे गलती हो गई। मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करता हूं। तभी सभी को एक 40 वर्षीय मोटा आदमी आता हुआ दिखाई दिया जिसने सूट पहना हुआ था। उस आदमी ने अपना सिर ऊंचा उठाया हुआ था और दबंगई से अंदर चला आ रहा था। वह स्पष्ट रूप से कोई बड़ा आदमी था। समर ने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और अधेड़ उम्र आदमी की परवाह न करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? आखिर कौन हो तुम? उसने आज विक्रांत को नंगा करके दौड़ाने का निश्चय कर लिया था और उसने अभी उसकी पत्नी के सामने उसको छेड़ने की कोशिश की। कोई भी उसका फैसला नहीं बदल सकता था। अधेड़ उम्र का आदमी गारू से मुस्कुराते हुए बोला, सर, सर शायद आप जानते नहीं कि मैं कौन हूं।
मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम रुस्तम डांगी है और मैं इस मॉल का मालिक भी हूँ। समर ने सीधे शब्दों में कहा। माफ करना आप कोई जो भी हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विक्रांत और मेरे बीच की बात है। हारने वालों को हार माननी होगी और उसे आज बिना कपड़ों के भागना तो पड़ेगा ही। रुस्तम डांगे ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा। क्या क्या तुम मेरी बात को मानने से मना कर रहे हो? समर बिना किसी बात की परवाह करते हुए बोला। हाँ, मैं नहीं मान रहा कि तुम्हारी बात। जाओ, जो करना है कर लो। वो शैडो किंग था और वैसे किसी भी अमीरजादे की बात नहीं मान सकता था और न ही उनसे डरता था। रुस्तम डांगी ने समर को धमकी देते हुए कहा। यंग मैन, मेरे जैसे अमीर आदमी के अंडरग्राउंड कनेक्शन होते हैं। अगर मैं गुस्से में आ गया तो तुम्हें भुगतना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, तुम इसे जाने दो और अपना काम करो। उसकी आंखों में गुस्सा आ गया था। जब वो जवान था तब वो इंदौर शहर में आया था। उसने काम करना शुरू कर दिया था और दसियों साल बाद वो आखिरकार एक अरबपति बन गया था। वो न केवल अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर था बल्कि अपने अंडरग्राउंड कनेक्शंस पर भी निर्भर था। समर तिरस्कार के साथ हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। किसको अपने पैसे की दोस्त दिखा रहे हो? तुम्हारे जैसे अमीर को तो मैं 1 मिनट में खरीद सकता हूँ। तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है जितना मेरे पास है। उसके बैंक खाते में अभी 250 करोड़ रुपए थे। वो पूरा मॉल खरीद सकता था। रुस्तम डांगे ने ठंडे मुस्कान के साथ समर को तिरस्कार के साथ देखा और कहा। यंग मैन, ये तो तुम्हारे कपड़े ही बता रहे हैं कि तुम कितने अमीर हो। तुम मुझसे ज्यादा अमीर होने का दावा कर रहे हो। तुम शेख ही भगा रहे हो और कुछ भी नहीं। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए रुस्तम को उकसाते हुए कहा। हम्म, तो फिर क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। अगर मेरे बैंक खाते में तुमसे ज्यादा पैसे हैं, तुम विक्रांत को बिना कपड़ों के दौड़ने दोगे। और अगर मेरे पैसे तुम्हारे पैसों से कम हैं, तो मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूं। विक्रांत को कुछ करने की जरूरत नहीं। तभी डांगी ने भी गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाता हूं। ये कहने के बाद उसने अपने आस पास खड़े एक कर्मचारी से लैपटॉप लाने को कहा। उसने लैपटॉप में अपने बैंक खाते की जानकारी दर्ज की और समर से कहा। लो, देखो देखो, ये मेरे खाते में 20 करोड़ रुपए हैं। रुस्तम ढांगे की कुल संपत्ति ही 120 करोड़ रुपए की थी, लेकिन उसके बैंक खाते में केवल 20 करोड़ रुपए थे। बल्कि के 100 करोड़ का तो रेडिसन मॉल ही था। समर बिना किसी परवाह के हल्के से मुस्कुराते हुए बोला। क्या क्या 20 करोड़ रुपए? ओह, ये तो कुछ भी नहीं। तुम डींगे तो ऐसे हाँक रहे थे जैसे ये 1000 करोड़ रुपए हों। तभी रुस्तम डांगे ने तिरस्कार से होठ हिलाते हुए कहा। यंग मैन, बस बातें ही मत बनाओ। हिम्मत है तो दिखाओ कि तुम्हारे बैंक खाते में कितने पैसे हैं। उसे तो यही लग रहा था कि इसके पास तो लाखों भी रुपए नहीं होंगे। समर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, अगर तुम देखना चाहते हो तो ये लो देख लो। और ये कहने के बाद उसने लैपटॉप में अपनी बैंक डिटेल दर्ज की। समर के बैंक खाते में पैसे देखकर सभी के सभी दंग रह गए। बैंक खाते के आखिरी अंक उनकी आंखों में चुभ गए थे। ज्यादातर लोगों ने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी रकम देखी नहीं थी। कुछ लोगों ने अपनी आंखें मली और सोचा कि वह कोई सपना देख रहे हैं या उनकी आंखें धुंधली हो गई थी। लेकिन ये संख्या असली थी। रुस्तम डांगी का मुंह भी खुला का खुला रह गया जब उसने बैंक खाते में पैसे की रकम देखी। वो दंग रह गया था। उसने हैरान होते हुए कहा। 250 करोड़? रुस्तम डांगे का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। कियारा का सुंदर चेहरा आकर्षक और आश्चर्य से भर गया था। समर के बैंक अकाउंट में पैसे देखकर उसका मुंह भी खुला रह गया था। उसने भी हैरानी से पूछा। डियर, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? वो समर की पत्नी थी। समर को अच्छी तरह समझती थी
कुछ दिन पहले तो समर के पास खाने के पैसे भी नहीं थे और वो उससे पैसे उधार मांग रहा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इतने कम समय में उसके पास इतने रुपए कहाँ से आ गए थे। समर ने रुस्तम डांगी की ओर देखते हुए धीरे से कहा, अगर अब आपको विश्वास हो गया है तो मैं विक्रांत को कपड़े उतरवाकर शर्त पूरी करने के लिए कहूं तो इसमें कोई आपत्ति तो आपको नहीं होनी चाहिए, है ना रुस्तम जी? रुस्तम डांगे ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, चूंकि अब मैं हार मान गया हूं इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे भागना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो पीछे हट गया था। रुस्तम डांगी ने कचरा बीनने का काम शुरू किया था और रेडिसन मॉल का बड़ा मालिक बन गया था। वो एक चतुर आदमी था। वो जानता था कि सामने खड़े युवक से पंगा तो नहीं ले सकता। उसने सहज रूप से उसे पीछे हटने का फैसला कर लिया। समर ने विक्रांत की ओर ठंडी निगाहों से देखते हुए कहा, विक्रांत, हारने वालों को तो हार मान लेनी चाहिए, ये मैंने पहले कहा था। अब जाओ और शर्त पूरी करो। अब विक्रांत के पास भी कोई दूसरा विकल्प था नहीं। उसने सबके सामने कपड़े उतार दिए। सबके मजाक के बीच मॉल में चक्कर लगाने लगा। मॉल में मौजूद हर कोई विक्रांत को घृणा से देख रहा था। यह आदमी अक्सर मॉल में आने वाली सुंदर लड़कियों को, जिनसे वो कई काम वहां पर करवाने ले आए एम्प्लॉयज की पत्नियां भी शामिल थी, उनके साथ छेड़खानी करता था। लेकिन हर कोई शिकायत करने से डरता था क्योंकि वो बड़े मालिक का भतीजा था। लेकिन आज विक्रांत को नग्न होता हुआ देखकर सभी लोग बहुत खुश हो गए थे। जब अब समर ने अपने तरीके से विक्रांत को सजा दे दी थी तो उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कियारा से कहा, हनी, चलो अब हमें भी घर चलना चाहिए। ये कहते हुए उसने कियारा का हाथ पकड़ा और मॉल से बाहर निकल गया। वो जानता था कि आज के बाद मॉल में विक्रांत की प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। वो फिर भी कभी सिर उठा नहीं पाएगा और ये भी हो सकता है कि उसके चाचा ही उसे नौकरी से निकाल दे, क्योंकि मॉल को ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं थी जो बिना कपड़ों के पागलों की तरह घूमता हो, और इससे मॉल की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। वहीं विक्रांत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने समर से बदला लेने का फैसला कर लिया था। उसने मन ही मन अपने आप से कहा, समर, समर, तुमने ये मेरे साथ किया वो बहुत गलत किया। अब देख लेना कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। इस बेइज्जती का बदला तो मैं तुमसे जरूर लेकर रहूंगा। इधर इन सब से अनजान समर और कियारा निपानिया पैलेस पहुंच गए थे। अंदर आते ही कियारा सोफे पर बैठ गई और अपनी आंखें इधर उधर घुमा रही थी। उसने कुछ बार अपना मुंह खोला और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ पूछना चाहती हो। उसको ऐसे नजर चुराता हुआ देखकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, हनी, क्या हुआ? अगर तुम कुछ मुझसे पूछना चाहती हो तो सीधे सीधे पूछ लो। कियारा दंग रह गई। उसकी आंखें उलझन से भर गई थी। उसने कंफ्यूज होते हुए पूछा, डियर, क्या आपके बैंक अकाउंट में 250 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं? कुछ दिन पहले तो आपके पास 1 रुपए भी नहीं था। आप खाने के पैसे भी मुझसे मांग रहे थे। अग्रवाल इंडस्ट्रीज की भी टोटल वैल्यू 300 करोड़ रुपए के आसपास थी, लेकिन समर के अकेले बैंक अकाउंट में 250 करोड़ रुपए थे। यह लगभग कंपनी की टोटल वैल्यू के बराबर ही था। इसलिए उसको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने पैसे होने के बावजूद भी वो एक नॉर्मल से सेल्स पर्सन की जॉब कर रहा है। समर ने मुस्कुराते हुए धीरे से जवाब दिया, हाँ नहीं, मैंने एंटिक मार्केट में एक रफ स्टोन खरीदा था। उसमें से एक किंग साइज नीलम निकला। उसे बेचकर मुझे 150 करोड़ रुपए मिल गए और ये बाकी के 100 करोड़ रुपए तुम्हारे सामने मुझे उस पायल ने फिनिक्स पेंडेंट के लिए दिए थे। अब तो तुम्हें पता लग गया ना कि 250 करोड़ कैसे हो गई। कियारा की यह बात सुनकर आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उसने हैरान होते हुए धीरे से कहा, क्या क्या तुम्हें रफ स्टोन में से एक किंग साइज नीलम मिला? अग्रवाल इंडस्ट्रीज ज्वेलरी ही की कंपनी थी। कंपनी के सीईओ के रूप में कियारा स्वाभाविक रूप से किंग साइज नीलम के मूल्य को जानती थी। यह सभी नीलम का राजा था और पूरी दुनिया में दुर्लभ भी था। तभी कियारा को अचानक एहसास हुआ कि समर ने कहा था कि उसने किंग साइज नीलम बेचा है। कियारा का चेहरा चिंतित हो गया। उसने जल्दी से पूछा, डियर, आपने वो किंग साइज नीलम किसे बेचा था?
किंग साइज नीलम सबसे अच्छी किस्म का नीलम था। ये ज्वेलरी कंपनियों के कलेक्टरों के बीच सबसे पसंदीदा था। समर ने भी बिना हिचक के साथ हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हनी, मैंने वो किंग साइज नीलम पायल को 150 करोड़ रुपए में बेच दिया था। भले ही वो किंग साइज नीलम कीमती था, लेकिन उसे उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वो सिर्फ नीलम का एक टुकड़ा ही तो था। कियारा ने अपनी उंगलियां उठाई और समर की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा, "आ, आप मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हो। वो किंग साइज नीलम था, सभी नीलमों का राजा। आपने मुझे बताया भी नहीं और उस कमीने को वो किंग साइज नीलम दे दिया।" कियारा का यह सुनकर ही पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। गुस्से से उसकी सांसें भी तेज हो गई। पायल से तो पहले ही नफरत करती थी, वो और ज्यादा गुस्सा हो गई, जिससे उसका फिगर और भी ज्यादा निखर कर सामने आने लगा। समर उसको घूर घूर कर देखने लगा। उसने गुस्से में तभी झुंझलाते हुए समर से कहा, मुझे ऐसे मत देखो। आपने वो किंग साइज नीलम उस कुतिया पागल को दे दिया। आपके लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो पायल हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जाओ और अभी के अभी वो वॉशिंग बोर्ड पर अपने घुटने टेको। और यह कहते हुए उसका सुंदर सा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। समर ने उसको किंग साइज नीलम के बारे में बताया भी नहीं, वो उस पायल को दे दिया। कियारा बहुत गुस्से में थी, उसको सजा देने के ऊपर आतुर हो गई थी। वास्तव में कियारा भी किंग साइज नीलम चाहती थी। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ी और धीरे से कहा, हनी, प्लीज इस बार मुझे वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकने की सजा मत दो। मैं आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज। कियारा ने ठंडे और अहंकारी ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कंपनी में सबसे ऊंचे स्तर पर नीलम की कमी है और अन्य कंपनियों ने ज्वेल कर्विंग मास्टर को भी चुरा लिया है। वो किंग साइज नीलम कंपनी को बहुत पॉपुलैरिटी मिल सकता था, लेकिन आपने उसे बेच दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपको पता है मैं आपके लिए किसी से भी लड़ जाती हूँ, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया कि आपको मैं माफ नहीं करूंगी। वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकना आपकी सजा है, आपको ये पूरी करनी ही पड़ेगी। अगर समर किंग साइज नीलम को घर ले आता तो कियारा उसे माफ कर देती और उसे घुटने टेकने पर मजबूर नहीं करती। समर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और हैरान होते हुए पूछा, क्या क्या कहा तुमने कि कंपनी का ज्वेल कर्विंग मास्टर चला गया है? इसका मतलब कंपनी के पास एक भी ज्वेलरी डिजाइनर भी नहीं है। ज्वेलरी डिजाइनर मास्टर एक ज्वेलरी कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे यह तय था कि आप स्टाइलिंग ज्वेलरी के लिए नए डिजाइन बना सकते हैं। समर को पता था कि अग्रवाल इंडस्ट्रीज का असली ज्वेलरी डिजाइनर एक 60 वर्षीय आदमी था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वह व्यक्ति किसी दूसरे की कंपनी पर काम करेगा। कियारा ने लगभग अपने होठ सिकोड़ते हुए कहा, हाँ तो कंपनी के पास कोई डिजाइनर नहीं है। हमारी कंपनी अभी बहुत बड़ी संकट में है। समर ने कियारा को मनाने की कोशिश करते हुए कहा, हनी, अगर मैं कंपनी के संकट को हल करने में तुम्हारी मदद कर दूं, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो और वॉशिंग बोर्ड पर घुटने टेकने की सजा कैंसिल कर दोगी? कियारा ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, अगर आप वाकई में कोई ज्वेलरी डिजाइनर ढूंढ सकते हैं तो मैं आपको माफ कर दूंगी। आपको वॉशिंग बोर्ड पर घुटने भी नहीं टेकने पड़ेंगे। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है हनी, तुम बस मुझे यह बताओ कि तुम शहर के किस डिजाइनर को अपनी कंपनी में ज्वेलरी डिजाइनर का मास्टर बनाना चाहती हो? कियारा ने ठंडे और शान से मुस्कुराते हुए कहा, मैं मास्टर अविनाश गिल को ज्वेलरी डिजाइनर बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। इधर अविनाश गिल का नाम सुनते ही समर के चेहरे पर कुछ और ही भाव आ गए थे। अविनाश गिल, वही आदमी जिसने समर को लंच पर बुलाया था। क्या करेगा अब समर? क्या समर अविनाश गिल को मना पाएगा कियारा की कंपनी के लिए मास्टर डिजाइनर बनने के लिए? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी सीक्रेट घर जमाई कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपने शहर, अपने गांव का नाम जरूर लिखकर हमें बताते रहें। हमें पता चलता रहे कि आप कहानी कहां से सुन रहे हैं। कहानी पर एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा।